नमस्कार सभी को। मैं मोहिनी दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ नाटक है मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। दोस्तों, इस वीडियो में हम आषाढ़ के एक दिन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें इस नाटक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं वो जान सकेंगे। संपूर्ण कथा वस्तु अंकों के क्रम से वो भी हम जान सकेंगे इस वीडियो में। महत्वपूर्ण पात्र योजना क्या है इस नाटक की वो भी समझ पाएंगे। महत्वपूर्ण संवाद कौन से हैं इस नाटक के जो हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखने चाहिए, आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं, वो भी हम इस वीडियो में देख सकेंगे। और इस नाटक के संदर्भ में और इस नाटक के रचयिता जो मोहन राकेश जी हैं उनके संदर्भ में हिंदी के महान जो विद्वान हुए हैं उनके क्या मत हैं वो भी हम इसी वीडियो में जान सकेंगे। और अंत में हम इस नाटक से संदर्भित जो विगत वर्ष के जो प्रश्न हैं उनमें कौन से प्रश्न उभर कर आए हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है वो भी हम इस वीडियो में देख पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी भी लेकर आई हूँ। आपको ये जानकारी देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हिंदी विषय में नेट जेआरएफ की तैयारी हमारी टीम के द्वारा करवाई जा रही है फ्री में। आप इसके लिए जो शेष जानकारी है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इस नाटक के जो रचयिता हैं मोहन राकेश जी, इनका जन्म हुआ 1925 में और मृत्यु हुई 1972 में। इनकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई थी, दिल के दौरे पड़ने से इनकी मृत्यु हुई। आषाढ़ का एक दिन प्रकाशित हुआ 1958 में, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। इनके कुछ और नाटक हैं वो देख लेते हैं। ज़्यादा नाटक नहीं लिखे इन्होंने, 4 ही नाटक लिख पाए और चारों के चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत अच्छे नाटक हैं। पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन जो हमारे सिलेबस में है, ये 1958 में प्रकाशित हुआ पहली बार। दूसरा है लहरों के राजहंस, ये 1963 में पहली बार प्रकाशित किया गया। और अगला नाटक है आधे अधूरे, ये भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। इससे अगले जो वीडियो आएगी वो इसी नाटक पर आधारित होगी, आधे अधूरे पर। ये नाटक 1968 में पहली बार प्रकाशित किया गया। और जो इनका अंतिम नाटक है पैर तले जमीन, ये 1973 में पहली बार प्रकाशित किया गया। इस नाटक के संदर्भ में आपको जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये नाटक अधूरा नाटक था, जिसे मोहन राकेश जी ने पूरा नहीं कर पाया। उनकी बीच में ही मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। इसे बाद में कमलेश्वर ने पूरा किया। ये नाटक पूरा हुआ है लेकिन कमलेश्वर के द्वारा मोहन राकेश ने इस नाटक को पूरा नहीं कर पाया। इन 4 नाटकों को याद करने के लिए, क्योंकि जो नेट का पैटर्न है वो अब क्रम पूछने लगे हैं, कि क्रम पूछते हैं ज़्यादातर। हो सकता है कि मोहन राकेश के नाटकों का ही क्रम पूछ ले, या फिर हो सकता है और कई सारे जो इनके समकालीन हैं नाटक, जो महत्वपूर्ण नाटककार हैं उनके नाटकों का क्रम पूछ ले। तो अगर इनके नाटकों का क्रम आता है और किसी स्थिति वश आप भूल जाते हैं इनके प्रकाशन वर्ष, तो एक लाइन याद रखिए, छोटा सा एक वाक्य है वो याद रखिए, तो उससे आपको इनके नाटकों का क्रम याद रहेगा। वो कोडिंग है, आषाढ़ में राजहंस आधे जमीन पर रहते हैं। आषाढ़ में राजहंस आधे जमीन पर रहते हैं। आषाढ़ से हो गया आषाढ़ का एक दिन, राजहंस से हो गया लहरों के राजहंस, आधे से हो गया आधे अधूरे, और पैर तले जमीन से जमीन। तो ये एक वाक्य याद रखिए तो आपको इनके नाटकों का क्रम याद हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इस नाटक के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें कुल 3 अंक हैं। ये नाटक की जो कथा वस्तु है वो 3 अंकों में ही समाहित है। कालिदास और मल्लिका,
इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं और इन्हीं दोनों का उदात्त प्रेम का चित्रण इस नाटक में किया गया है। इस नाटक को आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। इसका शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती जो पंक्तियां हैं वहां से लिया गया है। क्योंकि उत्तर भारत में जो आषाढ़ का महीना होता है वो वर्षा ऋतु का आगमन का महीना होता है, तो जो मेघदूत की रचना कालिदास ने की उसमें भी जो शुरुआत होती है रचना की वो आषाढ़ के पहले दिन से ही होती है। तो इस दृष्टि से हम मान सकते हैं कि वर्षा ऋतु का पहला दिन इस नाटक का एक शीर्षक ये भी है और उसका संदर्भ दोनों ही बातों का मिलाकर है कि वर्षा ऋतु का जो पहला दिन, या तो वर्षा ऋतु का पहला दिन कहें तब भी बात एक है, आषाढ़ का एक दिन कहें तब भी बात एक ही है। आषाढ़ का एक दिन की कथा अतीत आश्रित है। अतीत आश्रित है क्योंकि जो इसका नायक है वो कालिदास हैं और इस नाटक में आज की आधुनिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक समस्याएं क्या हैं कि जो व्यक्ति के अंदर आंतरिक जो द्वंद्व चलता है स्थितियों को लेकर, विचारों को लेकर, मनस्थिति को लेकर, वो द्वंद्व हमें कालिदास में इस नाटक में दिखाई देता है। केंद्रीय भाव के रूप में हमें आत्मिक द्वंद्व से लड़ता हुआ कालिदास जी हमें दिखाई देते हैं। तो ये आधुनिक समस्याओं को प्रस्तुत करने वाला पहला नाटक है। मोहन राकेश ने विश्व प्रसिद्धि प्राप्त कालिदास को कल्पना और मिथक की सहायता से उनके व्यक्तित्व व निजी जीवन को उभारने का सफल प्रयास इसमें किया है। और इस नाटक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान देने वाला है कि 1959 में इस नाटक को साल का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकेदमी के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। मनुष्य के भीतर चलती द्वंद्वात्मक स्थिति का चित्रण कालिदास के माध्यम से किया गया है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम देख लेते हैं इस नाटक का सार क्रम से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरा नाटक उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं से कोई भी प्रश्न बने, कैसा भी प्रश्न बने, आपका उत्तर जरूर सही बनेगा, गलत नहीं होगा। तो जैसा कि बताया इसमें 3 अंक हैं। तो पहले अंक में कालिदास और मल्लिका का प्रेम का चित्रण किया गया है। मल्लिका जो है वो बारिश में पहली वर्षा में भीग कर आई है और बहुत खुश है और वो अपनी माँ से आकर सारी बताती है कि मैं किस तरह भीग गई, मैंने सौंदर्य का जो अनुभव किया वो बिल्कुल अविस्मरणीय है। लेकिन जो मल्लिका की माँ है वो मल्लिका के भविष्य के प्रति चिंतित है और कालिदास के प्रति क्रुद्ध भाव उसमें प्रकट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसे लगता है कि मल्लिका का जो भाव है वो कालिदास की वजह से ही है कि वह विवाह नहीं करना चाहती, ऐसे ही रहना चाहती है। इसका जिम्मेदार वो कालिदास को मानती है। मल्लिका का कालिदास के प्रति समर्पण और कालिदास के भविष्य के लिए प्रयास, जो कि कालिदास को उज्जैनी ले जाने के लिए वो मनाती है, उसमें दिखाई देता है। संपूर्ण भाव जो मल्लिका का है वो इस अंक में दिखाई देता है कि वह अपने स्वार्थ की चिंता न करके भी कालिदास के उज्जवल भविष्य के लिए उसे उज्जैनी भेज देती है मना कर, जबकि उसका मन नहीं होता, कालिदास का स्वयं का मन नहीं होता जाने का, लेकिन फिर भी उसके भविष्य की अच्छी कामना के लिए कि उसका भविष्य उज्जवल हो। तो इस सारी दृष्टि से मल्लिका का जो चरित्र है वो उभर कर आता है और वह मनाकर कालिदास को उज्जैनी भेज देती है। मल्लिका का आषाढ़ की पहली वर्षा में भीगना इसी नाटक में आया है। बहुत खुश इस अंक में मल्लिका दिखाई गई है। कालिदास का हरिण शावक की रक्षा करना भी इसी अंक में आया है। एक जो राजपुरुष है वो पहली बार ग्राम में आया है और जैसा शिकार करने की पहले प्रवृत्ति थी वैसे ही वो हरिण शावक को एक बाण मार देता है और कालिदास उसे बचाकर लेकर आता है मल्लिका के पास और उसके उपचार के प्रयास करता है। वो सारा वर्णन इसी अंक में किया गया है।
मल्लिका का कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मनाना जो महत्वपूर्ण घटना है वो भी इसी अंक की है। और सबसे जो मुख्य घटना घटती है वो यही होती है कि लाख विरोध के बावजूद भी कालिदास उज्जैनी चले जाते हैं। तो मुख्य घटना जो इस अंक की है वो यही है कि कालिदास उज्जैनी चले जाते हैं। अब बात शुरू होती है दूसरे अंक की। इसमें जो प्रारंभ होता है, अंबिका के उपचार हेतु मल्लिका का प्रयासरत होना सबसे पहले इस अंक में दिखाई देता है। मल्लिका की जो माँ है अंबिका, वो बुखार में है, काफ़ी समय से बीमार है, और मल्लिका उनके उनके उपचार के हेतु दवाइयों का पीसना, ये इस अंक में सबसे पहले दिखाई देता है। कालिदास के विवाह हो जाने के बारे में भी इसी अंक में संकेत मिलता है बातचीत के द्वारा, और ये बातचीत होती है निक्षेप के द्वारा। जो एक पात्र है निक्षेप, जब पात्र योजना हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इसी में जो ये ग्राम पुरुष निक्षेप है ये दुखी होता है, क्योंकि इसी ने मल्लिका को समझाया था कि व्यक्तित्व तो प्रतिष्ठा मिलने पर ही है। इस तरह से समझाया तो मल्लिका को भी समझ में आया कि हाँ, बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, कालिदास को उज्जैनी जाना ही चाहिए, अपनी प्रतिभा का सम्मान लेना ही चाहिए। तो निक्षेप की बात मानकर मल्लिका उसको समझाती है, लेकिन इस बात से मल्लिका बिल्कुल दुखी नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं है। वह बहुत खुश है कि कालिदास के जीवन की तरक्की हो रही है, लेकिन निक्षेप मल्लिका की दशा को देखकर दुखी है और अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी पाता है। लेकिन मल्लिका ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। इसी अंक में जो राज से कुछ लोग आते हैं, कालिदास का एक छोटा सा काफिला आता है जिसमें रंगिणी और संगिनी नाम की दो महिला आती हैं, और वो मल्लिका के घर को देखने आती हैं। घर को देखने इस उद्देश्य से आती हैं कि वो कालिदास के मूल जीवन की ऊपर कुछ कर रही हैं, खोजबीन कर रही हैं कि देखते हैं कि इनका मूल जीवन जो था, जहाँ से ये जुड़े हुए थे, वहाँ की विशेषताएं क्या हैं। तो इस अंक में रंगिनी और संगिनी मल्लिका के घर पर आकर खोजबीन करती हैं कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पूछती हैं, और पाती हैं कि जो उज्जैनी में जिस नाम है जो चीज़ों के, वही नाम यहाँ पर भी हैं। तो उन्हें कोई भी विशेष चीज़ नहीं मिलती और निराश होकर वो चली जाती हैं, क्योंकि उन दोनों को लगता था कि कालिदास जैसा महान व्यक्तित्व जहाँ से प्रकट हुआ है, जहाँ से निकला है, वहाँ की हर वस्तु विशेष होगी। लेकिन ऐसा जब नहीं पाती तो वो निराश होकर चली जाती हैं। इसी अंक में जो कालिदास का जो छोटा काफिला गांव में आया है, उसमें कालिदास की जो पत्नी है, जो एक राजकुमारी हैं प्रियंगु मंजरी, वो भी कालिदास के साथ आती हैं और मल्लिका के घर आती हैं मल्लिका से मिलने। उनके घर में अपने अधिकारियों को भेजती हैं और जब काफ़ी तारीफ भी करती हैं, लेकिन अंत में एक बात कहती हैं वे मल्लिका से कि आप भी किसी अधिकारी से विवाह करके हमारे साथ चलो और मेरे साथ आप मेरी संगिनी बनकर रहना। तो ये मल्लिका को अपने आत्मगौरव के खिलाफ लगता है कि ये मेरा जो उसका आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचाती हैं, लेकिन मल्लिका अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती, चुप रहती है और ये अपमान का घूंट चुपचाप पी जाती है। इसी अंक में वह मल्लिका के घर का परिसंस्कार करने के लिए भी प्रस्ताव रखती हैं कि तुम्हारे घर का जो दशा है उसको मैं ठीक करवा देती हूँ, लेकिन मल्लिका अस्वीकार कर देती है उनसे कोई भी मदद लेने के लिए। इस अंक की जो मुख्य घटना है वो यही है कि कालिदास का काफिला आया है, कालिदास भी साथ में आए हैं। चूंकि ये कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं तो रास्ते में ये अपने ग्राम में आ जाते हैं अपनी पत्नी के अनुरोध पर। लेकिन इसी अंक में कालिदास ग्राम में आकर भी मल्लिका से मिलने नहीं आते, क्योंकि सबको पता होता है कि मल्लिका से तो मिलने कालिदास जरूर आएंगे। मल्लिका की माँ जो कालिदास के खिलाफ थी, और भी लोग जो खिलाफ होते हैं, वो मल्लिका को ताने मारते हैं कि अभी भी नहीं आए। मल्लिका खुद भी समझती है कि मिलने तो जरूर आएंगे, लेकिन कालिदास मिलने नहीं आते, बिना मिले ही चले जाते हैं। तो इस नाटक की ये मुख्य घटना है। तीसरा अंक हम देखते हैं, इसमें अंबिका का स्वर्गवास हो चुका है। जो मल्लिका की माँ है वो अब नहीं है इस अंक में,
और यह बात मातुल की बातों से पता चलती है, प्रकट रूप में इस अंक में नहीं कही गई है, मातुल की बातों से पता चलती है। वह घर की जीर्ण शीर्ण अवस्था के लिए मल्लिका से कहता है कि तुम्हें प्रियंगु मंजरी की जो भेजी हुई भेंट थी, मदद थी, भेंट में क्या था, स्वर्ण मुद्राएं थी और कुछ वस्त्र अलंकार थे, जिनको मल्लिका अपने जो सम्मान है, उसका आत्मसम्मान है, उसके रक्षा के लिए वो स्वीकार नहीं करती और जिस स्थिति में वो रहती है उसी स्थिति में रहना पसंद करती है और उसके द्वारा जो भेंट दी जाती है वो वापस भेज देती है। इसी अंक में मातुल और मल्लिका के जो संवाद हैं उनसे पता चलता है कि सम्राट का निधन हो चुका है और कालिदास ने भी अपने अंतर्द्वंद से लड़ते हुए कश्मीर को छोड़ दिया है और संन्यास लेने वाली जो एक बात अफवाह के रूप में फैली थी उसके बारे में भी इसी अंक में मातुल मल्लिका को बताता है। मल्लिका को पूरा विश्वास है कि कालिदास ऐसा नहीं कर सकता, वह कभी संन्यास नहीं लेगा, क्योंकि उसके जो कवि जीवन है कालिदास का, उसके लिए मल्लिका मानती है कि मेरा भी जीवन उसी से जुड़ा हुआ है कालिदास से। वो अगर कविताएं कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मल्लिका अपने जीवन को सार्थक मानती है और उसे बहुत निराशा होती है सुनकर के ऐसी अफवाह फैली है कि कालिदास ने संन्यास ले लिया। इसी अंक में उसके दुख का भी वर्णन है और इसी अंक में मल्लिका की संतान का भी वर्णन है। मल्लिका की एक संतान है जो कि विलोम और मल्लिका की एक बेटी है, जिसके रोने का स्वर सुनकर कालिदास जब अपना सब कुछ छोड़कर वापस आता है मल्लिका के पास, संन्यास लेने वाली जो बात थी वो भी झूठी निकल जाती है, क्योंकि कालिदास ने संन्यास नहीं लिया। वह अंत में मिलने आता है मल्लिका से और अपने जीवन के सारे द्वंद्वों को सामने रखता है कि ये ऐसी अंतर्भावना मेरी थी, इस वजह से मैं बहुत विचलित रहा, इसी वजह से पहले भी मिलने नहीं आया था, लेकिन अब आया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि जीवन को पुनः से दोबारा से शुरू किया जाए। लेकिन देखता है कि परिवर्तन सिर्फ उसी के जीवन में नहीं घटित हुआ था, मल्लिका के जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन घटित हुए थे, जो परिवर्तन अब विलोम और मल्लिका की संतान के रूप में मल्लिका के जीवन में थे। इनको देखकर वह वापस लौट जाता है। मतलब पहले भी कालिदास दुखी थे और जब वो देखते हैं कि मल्लिका भी काफ़ी परिवर्तित हो चुकी हैं, अब उनके जो जीवन की गति है, दिशा है, स्थिति है, वो भी अब परिवर्तित हो चुकी है, तो वह आकर भी वापस चले जाते हैं बिना कुछ कहे। तो इन 3 अंकों में ये कथा समाप्त हो जाती है, जो मैंने सार रूप में आपको बता दी। अंकों के क्रम से इसलिए कथा को याद करिएगा कि हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये घटना किस अंक में थी, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। जो पेपर पैटर्न सेट करते हैं वो ये ध्यान में रखते हैं कि आपको किसी चीज़ के बारे में कितनी गहराई से पता है। संक्षेप में पता हो वो बात अच्छी है, लेकिन गहराई पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, तो आपको ये नाटक अच्छे से पढ़ना है, क्रम से कथा याद रखनी, कौन से अंक में कौन सी कथा है, मुख्य घटना कौन सी है। अब हम देखते हैं इस नाटक के पात्र। सबसे पहले देखेंगे स्त्री पात्र कौन से हैं। 5 स्त्री पात्र हैं। अंबिका है जो ग्राम की एक वृद्धा है और मल्लिका की माँ है। मल्लिका है जो इस नाटक की नायिका है, अंबिका की जो पुत्री है और कालिदास की प्रेमिका है। रंगिणी है जो एक नागरी है, नाट्य केंद्र में नृत्य कला सीखती है और सिखाती है। संगिनी है जो एक नागरी है, उज्जैन में रहती है और नाट्य केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है और गीत भी लिखती है। प्रियंगु मंजरी है जो राजकन्या है और एक विदुषी है और कालिदास की पत्नी है। अब हम देखते हैं पुरुष पात्र। कालिदास जो इस नाटक के नायक हैं, कवि हैं और कश्मीर के शासन जब संभालते हैं वो, तब उनका नाम होता है मातृगुप्त। दंतुल हैं जो राजपुरुष हैं और इनके संबंध में तथ्य याद रखने वाला है कि ये हरिण शावक को यही बाण मारते हैं। सबसे पहले भेंट जो कालिदास की होती है वो दंतुल की होती है। मातुल हैं जो कवि मातुल हैं कालिदास के। निक्षेप है जो ग्राम पुरुष है। विलोम है, ये भी एक ग्राम पुरुष है जो मल्लिका की संतान का पिता है और किसी एक समय में कालिदास का मित्र भी है, मित्र भी था,
रहता नहीं है। बातों से, संकेत से पता चलता है कि विलोम भी किसी समय पर कालिदास का अभिन्न मित्र था। अनुस्वार है जो एक राज अधिकारी है, जो प्रियंगु मंजरी के साथ आते हैं मल्लिका के घर का पहले निरीक्षण करने। अनुनासिक है, ये भी राज अधिकारी है। ये दोनों साथ में ही आते हैं मल्लिका के घर का निरीक्षण करने प्रियंगु मंजरी के आने से पहले। एक अग्निमित्र नाम का पात्र और है, ये खुलकर पूरे नाटक में कहीं भी उपस्थित नहीं हुआ है, इसका सिर्फ नाम आया है। और नाम किस संदर्भ में आया है कि मल्लिका के विवाह का प्रस्ताव लेकर ये जाता है और असफल होकर वापस आ जाता है। इसकी चर्चा पहले अंक में ही की गई है और इसी की वजह से, इसी के समाचार से कि रिश्ते की बात नहीं हुई मल्लिका की, इसी वजह से उसकी माँ जो है वो क्रुद्ध भाव से बैठी हुई होती है। अब हम देखते हैं इस नाटक के महत्वपूर्ण संवाद कौन से हैं और दृश्य कौन से हैं। पर्दा उठने से पूर्व मेघ का गर्जन होता है, जो बाद में धीमा हो जाता है और जब पर्दा उठने के बाद थोड़ा थोड़ा धीमा होके फिर विलुप्त हो जाता है। गांव का एक साधारण घर है जिसे प्रकोष्ठ के नाम से कहा गया है पूरे नाटक में, और जो दीवारें हैं वह लकड़ी की हैं और लकड़ी की दीवारें हैं, लेकिन नीचे के जो भाग हैं वो मिट्टी से पोते गए हैं और मिट्टी से ही दरवाजे भी पोते गए हैं। जो द्वार हैं वो मिट्टी से पोते गए हैं, जिन पर शंख कमल और स्वास्तिक के हल्दी और गेरू से चिन्ह बनाए गए हैं। बड़े सुंदर चिन्ह बनाए गए हैं। जैसा कि गांव में हम जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि वहां पर एपन से जो चावल का आटा है उसको घोलकर या फिर गेरू से, हल्दी से शुभ चिन्ह बनाते हैं लोग अपनी दीवारों पर, घरों पर। तो वही दृश्य इस नाटक में भी उभरता है। इस नाटक में प्रकोष्ठ में एक झरोखा भी है, एक द्वार अंदर की ओर खुलता है, एक द्वार बाहर की ओर खुलता है। बीच में 2 कुंभ हैं जिन पे धान है, धान के रखे हुए हैं जिनमें से धान निकालती हुई दिखाया जाता है नाटक में। चूल्हा है, 1-2 आसन है जिस पर मृगछाल पड़ी है। अंदर के जो प्रकोष्ठ की तरफ जो द्वार खुलता है उसमें एक तल्प है जो थोड़ा सा ही दिखाई देता है। ये सारा दृश्य है इस अंक में जो सबसे पहले हमारे सामने उपस्थित होता है। अब हम देख लेते हैं इसके संवाद। मल्लिका कहती है, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसे वह सौंदर्य अस्पर्श होते हुए भी मांसल हो। ये कहती है मल्लिका अपनी माँ से, क्योंकि वो बारिश में भीग कर आई है, सौंदर्य का अनुभव कर आई है और बड़ी प्रसन्न है और बातें कर रही है सहज भाव से अपनी माँ से। आगे कहती है, मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है, ये कहती है। आगे कहती है, एक संवाद है, तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो। ये संवाद है मल्लिका का अपनी माँ से कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर भी उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो, अग्निमित्र को क्यों कहीं पर भेजती हो। अगला संवाद है, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। ये वाक्य इसलिए महत्वपूर्ण लगता है कि इसमें जो एक गर्वोक्ति की भाव प्रकट होते हैं वो कहीं ना कहीं आधुनिक नारी से मिलते जुलते हैं कि मल्लिका का जो जीवन है उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो भी उस पर किसी को आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही अधिकार है। ये मल्लिका का वाक्य है अंबिका से। आगे लिखते हैं मोहन राकेश जी। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2 बार प्रश्न पत्रों में पूछा जा चुका है। आगे बताऊंगी कि कौन से वर्षों के प्रश्न पत्रों में ये आया है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है।
मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये मल्लिका का संवाद है अंबिका से और कालिदास के प्रति है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए मैं दोबारा से बता रही हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये कथन है मल्लिका का अंबिका से। संवाद चल रहा है मल्लिका और अंबिका के बीच में, लेकिन बात चल रही है कालिदास की कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। आगे देखते हैं। अंबिका मल्लिका से कहती है कि तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं। तो ये अंबिका का संवाद है मल्लिका से। अंबिका कहती है कि माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। माँ के जीवन के संदर्भ में ये कथन है। आगे देखते हैं। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। ये कथन किसके लिए है, किसके प्रति है, ये प्रश्न आ सकता है। तो हमें ये पहचानना है कि आषाढ़ का एक दिन से है ये कथन, और मल्लिका कहती है दंतुल से। क्योंकि जब दंतुल आपस में कालिदास से बात करते हुए खून के निशान, जब हरण शावक को कालिदास लेकर आते हैं तो खून के निशान बन जाते हैं रास्ते में, तो वो देखकर दंतुल भी आ जाता है और अपने हरण शावक को लेने की चेष्टा करता है कि इसको मैंने मारा है तो इस पर अधिकार मेरा है, तो मुझे दे दो। लेकिन कालिदास वाद विवाद करते हैं, उससे कहते हैं कि यहाँ पर हरिण शावकों का शिकार करना मना है, लेकिन आप नए हैं इसलिए आपका अपराध क्षमा कर देते हैं। तो इस पर जब दंतुल है, क्योंकि वो राज अधिकारी है, तो उसे थोड़ा घमंड है, और जो कालिदास हैं वो उनके बारे में अभी उनको जानकारी नहीं है कि ये वही कवि हैं जिनको ये लेने आए हैं। तो वो समझता है कि ग्राम पुरुष होकर इस तरह से मुझसे वाद विवाद करता है, तो थोड़ा क्रोधित होकर जाता है अपनी तलवार को हाथ में लेकर। तब मल्लिका उसे बीच में रोकती है और कहती है तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों की भी चिंता कालिदास नहीं करेंगे। इस वाक्य से दंतुल को पता चलता है कि ये वही कवि कालिदास हैं जिन्होंने ऋतु संहार का चित्रण किया है, जिन्होंने इतना महाकाव्य लिखा है जिसके बड़े चर्चे हैं। उज्जैनी के महाराज जिन्हें राजकवि का आसन देना चाहते हैं, ये उसी से संबंधित कथन है जो महत्वपूर्ण है। आगे देखिए। वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। ये अंबिका के भाव हैं कालिदास के प्रति। मल्लिका से बात करती है और कहती है कि वह व्यक्ति सिर्फ आत्मसीमित है, उसे और किसी की चिंता नहीं है। तुम सोचती हो कि तुम्हारे लिए वह सोचता होगा, तो ये गलत है। तो ये भाव जो हैं अंबिका के कालिदास के प्रति, वो इस वाक्य में पूर्णतः प्रकट होते हैं। अगला कथन देखिए। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। ये कहती है अंबिका मातुल से कि जब कालिदास ने मना कर दिया जाने के लिए, तो कहती है कि ये महत्व को बढ़ाने के लिए है कि जब किसी को सम्मान मिलता है तो उसके प्रति उदासीनता उसका महत्व बढ़ा देती है। तो वही कार्य कर रहे हैं कालिदास। आगे देखते हैं। कालिदास का जो मत है राजकीय शासन को संभालने के लिए, वो सबसे पहला मत यही प्रकट होता है, मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। वो कहते हैं कि जो मेरी कविता है, जो प्रतिभा है, वो राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं है। अगला कथन देखिए। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये कथन महत्वपूर्ण है क्योंकि योग्यता के संबंध में है, और एक उक्ति है जो निक्षेप ग्राम पुरुष है वो कह रहा है अंबिका से कि योग्यता अगर है तो सिर्फ 1/4 ही उसका निर्माण होगा, लेकिन जब तक प्रतिष्ठा नहीं है तब तक 1/3 जो व्यक्तित्व है वो पूर्णता को नहीं प्राप्त होगा। अगला कथन है अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ये कथन भी निक्षेप के द्वारा कहा जाता है। अगला है कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे, मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती। यह कहती है मल्लिका कालिदास से।
तो यहाँ पर मल्लिका का जो प्रेम है वो भी चित्रित होता है कि मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, तुम्हें बंद करके नहीं रखना चाहती, स्वातंत्र्य प्रदान करती हूँ। तो ये उक्ति हमें ध्यान देनी है। अगली देखते हैं, जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा मार्ग पथ प्रशस्त हो। ये मल्लिका कहती है कालिदास के लिए कि मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा जो भी उज्जवल भविष्य का जो मार्ग है वो हमेशा प्रशस्त हो। अब शुरू होता है अगला अंक, देखते हैं। इस अंक में वही प्रकोष्ठ है लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा अस्त व्यस्त है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने हुए शंख और कमल बुझे बुझे से हैं। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं और एक मोड़ा है जिस पर भोजपत्र सीकर मतलब सिलकर एक ग्रंथ बनाया हुआ रखा है। भोजपत्र खाली भोजपत्र है, उन पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। कोरे पेज हैं जिनको सीकर मल्लिका ने एक ग्रंथ बनाया था कालिदास को देने के लिए भेंट स्वरूप। जब भी कालिदास आएंगे मिलने तब उनको ये मैं भेंट के स्वरूप दूंगी कि इस पर अपने महाग्रंथ की रचना करना। तो वो है। और भी इस अंक में जो है स्थिति पहले की तरह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जैसा कहा गया कि थोड़ी अस्त व्यस्त है। जो भी सामान था पहले वही अब भी है, लेकिन थोड़ा अस्त व्यस्त है। लिपाई पाई थोड़ी उखड़ी है, शंख के निशान थोड़े और जो शुभ चिन्ह बनाते हैं ग्रामीण वो चिन्ह थोड़े बुझ गए हैं, समाप्त विलुप्त नहीं हुए हैं। थोड़ा सी अस्तता व्यस्तता इस प्रकोष्ठ में दिखाई देती है। कथन देख लेते हैं। मुझे अपने से गिलानी होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति हो जाती। ये कहती है मल्लिका जब निक्षेप अपने भाव प्रकट करता है कि अगर मैंने तुमसे ना कहा होता और तुमने कालिदास को ना मनाया होता तो आज जो तुम्हारे जीवन की दशा है वह वैसी ना होती, कुछ बेहतर होती उससे। लेकिन मल्लिका प्रत्युत्तर करती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैंने ना मनाया होता तो बहुत बड़ी क्षति हो जाती कि वो जाते नहीं तो उनके व्यक्तित्व का जो विकास आज हुआ है वो ना हो पाता। तो यहाँ पर उदात्त प्रेम का फिर से चित्रण इस वाक्य के द्वारा होता है। अगला कथन है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हेय हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। ये प्रियंगु मंजरी कहती है मल्लिका से जब वह मिलने आती है कि इस सौंदर्य के सामने तो सब सुविधाएं, वो अपने जो राज सत्ता में है वो स्वयं विदुषी है, लेकिन फिर भी कहती है कि इस सौंदर्य के सामने जीवन की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब कम है और जीवन का पूरा समय भी अगर दे दिया जाए तब भी वह कम पड़ेगा। सौंदर्य का सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। ये प्रियंगु मंजरी का कथन है मल्लिका से। अगला है, वे जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये भी है कि दूसरे अंक में कालिदास के द्वंद्व का चित्रण हुआ है, लेकिन प्रियंगु मंजरी के माध्यम से, क्योंकि कालिदास जब चले गए तो उनकी स्थिति का वर्णन कहीं भी नहीं है कि वो कैसे हैं, क्या है, ना ही कोई चिट्ठी, ना कोई पत्री, ना कोई संदेश। लेकिन जो दूसरे अंक में प्रियंगु मंजरी आती है तो उनके जो निजी जीवन है उसके बारे में बात करती है कि वो यहाँ की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं और राजनीतिक कार्यों से उनका मन भी उखड़ जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य इसी में पता चलते हैं कि कालिदास के मन में द्वंद्व काफी समय पहले से चल रहा है। आगे प्रियंगु मंजरी कहती है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर से चित्रण होता है कि जो विदुषी हैं, जो प्रियंगु मंजरी हैं, वो समझती हैं कि राजनीति साहित्य नहीं है। राजनीति अलग है, साहित्य अलग है। साहित्य से अब उनका जो पांव है वो उठ चुका है, अब दूसरे पांव उन्होंने आगे बढ़ाया है जो राजनीतिक
चरण है उनका, लेकिन उन्हें डर रहता है क्योंकि उनका जो चित्त है वो उखड़ जाता है और इसमें उन्हें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है कि उनका जो आगे बढ़ा हुआ चरण है राजनीति की तरफ वह वापस ना कहीं हटा दें। तो यहाँ पर उनके द्वंद्व का चित्रण होता है प्रियंगु मंजरी के माध्यम से कि प्रियंगु मंजरी भी इस प्रयास में बहुत परिश्रम करती हैं कि कहीं कालिदास का मन पूरी तरह उखड़ न जाए और वह वापस कहीं ना चले जाएं। उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो, ये कथन है जब अंत में दूसरे अंक में कालिदास आकर भी जब नहीं मिलता और मल्लिका को बहुत कुछ सुनना पड़ता है विलोम के द्वारा, अपनी माँ के द्वारा, क्योंकि सब जानते हैं कि कुछ आएगा, क्योंकि मल्लिका उदात्त प्रेमी है तो अपना उदात्त प्रेम उनका इन कथनों से दिखाई देता है कि वे तब भी कहती हैं माँ से कि उनके संबंध में कुछ मत कहो, वो जैसे भी हैं ठीक हैं, उसके बारे में कुछ भी अनुचित नहीं सुन सकती मल्लिका। अब शुरू होता है तीसरा अंक। ये कुछ वर्षों के बाद का दृश्य है। यहाँ पर वर्षा और मेघ का गर्जन का शब्द सुनाई दे रहा है पर्दा उठने से पहले ही, और पर्दा उठने पर भी वही प्रकोष्ठ रहता है और वह ध्वनि भी रहती है, वो शोर भी सुनाई देता है जो वर्षा का होता है। एक दीपक जल रहा है और प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है। पहले के अंक में क्या था, जो पहला अंक था वहां पर अच्छी प्रकोष्ठ था, उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। दूसरे अंक में थोड़ी अस्त व्यस्त थी। अभी लेखक लिख रहे हैं कि बिल्कुल जर्जर है, सब कुछ अस्त व्यस्त है और जर्जर है। दीवारों से स्वास्तिक आदि के जो शुभ चिन्ह बनाए गए थे वो लगभग बुझ चुके हैं। और इसी अंक में जो शुरुआत होती है वो मातुल के प्रवेश से होती है। अब इस अंक में जो आसन थे वो भी नहीं है, जो पीछे प्रकोष्ठ में एक द्वार खुलता था वहां पर एक तल्प था वो भी नहीं है, आसन पे जो मृग छाल बिछी हुई थी वो नहीं है, जो कुंभ धान से भरे हुए रखे थे उन पर अब मिट्टी काई वगैरह जमी हुई है। बर्तन जो थे उनकी भी संख्या कम है और जो हैं वो सलीके से नहीं रखे हुए हैं, अस्त व्यस्त हैं, और पूरा थोड़ा मिट्टी का घर है तो थोड़ा टूट फूट भी गया है। इस तरह का चित्र तीसरे अंक में दिखाई देता है। क्योंकि तीसरे अंक में उसकी माँ नहीं है, अब सिर्फ मल्लिका है और मल्लिका की एक संतान है। अब हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण कथन क्या है। यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां नहीं जाता। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। ये कहते हैं मातुल। अब आप नाटक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मातुल का चरित्र है वो कुछ इस प्रकार का गढ़ा हुआ है कि कालिदास की वो हमेशा अपमान करते हैं कि तुम क्या कविता ही लिखते रहते हो, कुछ काम धाम करते नहीं हो, क्योंकि उनका कविता करने में ही मन था तो गायों वगैरह को नहीं चराते थे, कुछ काम नहीं कर पाते थे। तो जो इस नाटक में संकेतात्मक रूप से मातुल का जो दिखाई दिया है कि वो थोड़े से लालची किस्म का है चरित्र, लेकिन जब कालिदास राज शासन संभाल लेते हैं तो उनके साथ भी रहकर आते हैं और राजकीय जीवन से ये भी दुखी हो जाते हैं। इस संवाद से आपको पता चल रहा होगा कि अब वो दुखी हैं। पहले जो लालायित थे अब दुखी हैं कि एक पैर भी टूट गया है, क्योंकि वहां पर चिकने शिलाखंड होते हैं। अब वो चलने से भी लाचार हो गए हैं और गांव में वापस आ गए हैं वहां के जीवन को छोड़ के। आगे लिखते हैं, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। जितना संभव है कि ऐसा ना हो उतना ही संभव है कि ऐसा हो। ये राजनीति के संबंध में कथन है। ये मातुल कहते हैं मल्लिका से और यही खबर सुनाते हैं मल्लिका को कि तुमने सुना है कि कश्मीर का शासन छोड़ दिया है कालिदास ने और उन्होंने संन्यास ले लिया है। जो अफवाहें उड़ रही हैं उनके बारे में ये अवगत कराते हैं मल्लिका को। अब मल्लिका ये बात सुनकर दुखी है और अपने आप से ही बात करते हुए कहती हैं, मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। मैंने कभी तुम्हें अपने जीवन से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। ये मल्लिका कहती हैं, स्वयं से जब दुखी हैं और अपने आप से ही बातें कर रही हैं तो ये कथन उभरता है। अगला कथन है,
यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की न जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। मेरे अभाव की संतान है, जो उनकी पुत्री है उसके संबंध में कहती हैं कि ये मेरे अभाव की संतान है। आगे लिखती हैं, आगे कहते हैं लेखक, इन्हीं के संबंध में, इन्हीं का चरित्र उभारने के लिए कुछ संवाद हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। ये मल्लिका स्वयं से ही कह रही हैं, कोई सामने अभी नहीं है। फिर आ जाते हैं, ये जब आपस में दुखी हो ही रही होती हैं, अपने आप से ही बात कर रही होती हैं मन मन ही मन में, उसी समय वही मेघों की वर्षा होती है। आषाढ़ का पहला दिन आज भी है और कहीं से अस्त व्यस्त अवस्था में आ जाते हैं कालिदास। कालिदास आते हैं तो दोनों ही थोड़े अवाक रह जाते हैं एक दूसरे को देखकर, क्योंकि दोनों की स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है। कालिदास को भी लगता है कि मल्लिका बदल चुकी हैं और मल्लिका को लगता है कि कालिदास पूरी तरह बदल चुके हैं। ऐसे ही दोनों में आपस में बात होती है। वे कहती है, मैं व्यक्ति नहीं हूँ। कालिदास कहते हैं कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ। कहने का मतलब यही है कि काफी परिवर्तन हो चुका है दोनों की अंतर्दृष्टि में और जीवन में। कालिदास कहते हैं, तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूं कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितनी मेरी दृष्टि बदल गई है। वही आंतरिक द्वंद्व फिर से प्रस्तुत होता है कि आंतरिक दृष्टि है वो बदल चुकी है, क्योंकि उन्होंने एक पूर्वाग्रह बना रखा था कि मल्लिका वैसी ही होगी, मल्लिका का जो घर है वो वैसा ही होगा, मल्लिका भी वैसी ही होगी, क्योंकि उन्हें बहुत पूर्ण विश्वास था मल्लिका पर। लेकिन परिवर्तन सार्थक है, परिवर्तन ने दोनों की स्थिति को ही बदला, क्योंकि परिवर्तन एक ही ओर हो ऐसा संभव नहीं है, दोनों तरफ परिवर्तन होता है। और कालिदास पाते हैं कि मल्लिका की स्थिति में भी बहुत बदलाव आ गया है। हालांकि मल्लिका के आंतरिक रूप में, आंतरिक मन में कोई बदलाव नहीं आता, कालिदास के प्रति जो भाव हैं वो अंत में भी वही रहते हैं। आगे देखिए संवाद, ना तो मैं बदल सका न सुखी हो सका, अधिकार मिला सम्मान बहुत मिला, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। ये कालिदास के भाव है। मल्लिका से कहता है कि मैं सुखी नहीं हो पाया। अब वो अपनी ग्लानि को प्रकट करते हैं। जो दूसरे अंक की चर्चा है कि वो मिलने नहीं आते, तो वो लिखते हैं कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था, मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। एक कल ऐसा आएगा तुम्हें अपने द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा में व्याप्त नहीं करता। ये कालिदास का कथन था मल्लिका से। आगे देखते हैं, लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है। ये उसी ग्रंथ की बात हो रही है जो मल्लिका ने कालिदास के लिए एक भोजपत्रों का अपने हाथों से सिलकर एक ग्रंथ बनाया था कि तुमने अपनी आंखों से इस पर बहुत कुछ लिख दिया है। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। कि कहीं कहीं उस ग्रंथ पर आंसू की बूंदें पड़ी हुई हैं, कहीं कहीं उनके नखों के निशान हैं, कहीं कहीं फूल की या पत्तियों की जो रंग उस पर पड़ा, कभी गिरे कोई फूल पत्ती तो उसके भी रंग उस पर छप गए हैं। तो कालिदास कहते हैं कि मल्लिका, इस पर तो एक ग्रंथ, महाग्रंथ की रचना हो चुकी है। भले ही इनको कोई पढ़ ना पाए, लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि इसमें एक महाकाव्य अनंत सर्गों में लिखा जा चुका है। आगे एक पंक्ति है, पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर वह जैसे वहीं जड़ हो जाती है। ये लेखक का कथन है। मल्लिका के चरित्र का जो अंतिम भाव है कि कालिदास जब उसके बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर और जब मल्लिका उसे लेने चली जाती है तो कालिदास थोड़ी देर वहीं रुककर
और परिवर्तन को सार्थक मानकर मुस्कुराकर जब चला जाता है, जब बाहर आती है मल्लिका, देखती है कालिदास नहीं है तो उसके पीछे भागने की चेष्टा करती है, लेकिन जब देखती है कि उसके हाथ में एक छोटी बच्ची है तो वह रुक जाती है। तो यहाँ पर सारी जो आंतरिक दशा है, जो भाव है, वो पूरी तरह से उभर कर आ जाते हैं। एक तो ये कि मल्लिका के भाव बदले नहीं हैं, वही हैं, सिर्फ स्थिति का बदलाव है जिसके प्रति वो अपने वर्तमान को सार्थक कर रही है और अपनी बच्ची को संभालती है और कालिदास के पीछे नहीं जाती है। दूसरा ये कि कालिदास के जो द्वंद्व हैं वो अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं और कालिदास को स्थायित्व तो अभी भी नहीं मिला, वह फिर छोड़कर चला जाता है। तो ये है नाटक की समाप्ति। अब हम देखते हैं कि इस नाटक के संदर्भ में विद्वानों के क्या मत हैं। हिंदी नाटकों में भारतेंदु और प्रसाद के बाद का जो दौर है वो मोहन राकेश का दौर है, जिसमें हिंदी नाटकों को फिर से रंगमंच से जोड़ा। हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेंदु और प्रसाद के बाद यदि लीक से हटकर कोई नाम उभरता है तो वो मोहन राकेश का ही नाम है। आषाढ़ का एक दिन में जहाँ सफलता और प्रेम में एक को चुनने के द्वंद्व से जूझते कालिदास एक रचनाकार और एक आधुनिक मनुष्य के मन की पहेलियों को सामने रखते हैं, वहीं प्रेम में टूटकर भी प्रेम को नहीं टूटने देने वाली इस नाटक की नायिका के रूप में हिंदी साहित्य को एक अविस्मरणीय पात्र मिला है, मल्लिका के रूप में। अपने जो दूसरा इनका नाटक था मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, उसकी भूमिका में इस नाटक के संदर्भ में मोहन राकेश जी लिखते हैं, मेघदूत पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की है जिसने अपनी ही एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना में ढाल दिया। तो ये विचार थे इस नाटक को लिखने के पीछे मोहन राकेश के द्वारा। अब हम देखते हैं कि बच्चन सिंह इस नाटक के संदर्भ में क्या कहते हैं। वे लिखते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से स्वच्छंदतावाद काल में जो स्थान प्रसाद का है, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल में वही स्थान राकेश का है। राकेश ने इतिहास का नाम मात्र सहारा लिया है, यहाँ इतिहास मिथक बन गया है। ये कथन बच्चन सिंह जी का है। नाटकीयता की दृष्टि से राकेश प्रसाद को काफी पीछे छोड़ देते हैं। मतलब नाटकीयता जो है वो राकेश के नाटकों में प्रसाद से कहीं बेहतर है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस मिथकीय नाटक हैं तो आधे अधूरे सामाजिक और समस्या मूलक। ये ध्यान देने की बात है कि आधे अधूरे समस्या मूलक हैं। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। ये बच्चन सिंह जी लिखते हैं। कालिदास का सब कुछ टूट जाता है, जबकि मल्लिका टूटकर भी नहीं टूटती। अपनी इसी अवस्था के कारण मल्लिका महिमामयी और कालिदास दुर्बल, रीढ़हीन और बोने हो जाते हैं। अपने देश के इस कालिदास, इसके मतलब है कालिदास, सांस्कृतिक महापुरुष को राकेश ने अजनबी बना दिया है, वह पहचान में ही नहीं आते। आगे लिखते हैं, यह बिंब धर्मी प्रगीतात्मक नाटक है। इसमें मुख्य बिंब जो है वो मेघ का ही प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि जैसा देखा तीनों अंक में मेघ प्रधान था और एक ही भाव तीनों अंकों में प्रधानता दिखाई देता है। इस नाटक में विरोधी चरित्रों से बुना गया है। मल्लिका और अंबिका एक दूसरे के विरोधी हैं। पहली भावना परक है तो दूसरी यथार्थ परक। ऐसे ही कालिदास का व्यक्तित्व विभाजित है कालिदास और विलोम में। इसके जो भी पात्र हैं वो सब विरोधाभास की स्थिति में हैं। एक आदर्शवादी है तो दूसरा यथार्थवादी, एक भावना परक है तो दूसरा यथार्थ परक। अब हम देख लेते हैं इस नाटक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है। ये 2020 13 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है
दंतुल। अभी आपने ये नाटक देख लिया पूरा तो आप इसका आराम से उत्तर दे पाओगे। अनुस्वार और दंतुल ये 2 पात्र हैं इसी नाटक के, बाकी 2 नहीं हैं। अगला जो कथन है ये 2020 के जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था उसमें भी आया था यही कथन, और 2018 में भी आया था। ये है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद किस नाटक का है? तो ये संवाद इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 बार पूछा जा चुका है, बहुत संभावनाएं आगे भी आए। तो ये जो संवाद है वो लहरों के राजहंस से है। आषाढ़ का एक दिन हमारे सिलेबस में है, आधे अधूरे भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन ये इनके तीसरे नाटक से है, लहरों के राजहंस से। जो मैंने आपको बताया था कि ये कथन पूछा जा चुका है 2019 के प्रश्न में, जो अभी मैंने बताया था कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। तो ये संवाद किसका किसके प्रति है, इस तरह से प्रश्न बन चुका है। तो इसका जो उत्तर है वो मल्लिका का कालिदास के प्रति है। और अगर आता कि ये संवाद किन 2 पात्रों के बीच में है तो आता हमारा उत्तर होता कि मल्लिका और अंबिका के बीच में है ये संवाद। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मोहन राकेश का अधूरा नाटक कौन सा है? तो आपने ये वीडियो पूरा देखा ही है तो आप आराम से बताएंगे इसका उत्तर, पैर तले जमीन इनका अधूरा नाटक है। कालिदास की प्रणय कथा से संबंधित कौन सा नाटक है? आपको ऐसे 4 ऑप्शन रखे हुए दिखाई देंगे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, शुतुरमुर्ग, आधे अधूरे। तो कालिदास की प्रणय कथा किसमें है? आषाढ़ के एक दिन में। मोहन राकेश के कौन से नाटक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया और कब? तो आपको पहले ही ऑप्शन में इसका उत्तर मिल जाएगा, या आपने वीडियो अच्छे से देख ही लिया है। आषाढ़ के एक दिन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कथन किसका किससे है? तो ये आपने अच्छे से देखा है, पढ़ा है, तो आपको पता है कि ये मल्लिका का दंतुल से ये कथन कहा जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, और जो आपके साथी हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हों उनको शेयर करना चाहिए। हो सकता है इस वीडियो से कई लोगों को मदद मिले, तो इसे आगे अपने दोस्तों में, अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। अगले नाटक के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।